हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि येस बैंक एंड मी एंड माई एनालिसिस। तो दोस्तों, आज में हम येस बैंक स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं कि दोस्तों येस बैंक के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इन्फॉर्मेशन जो बाकी यूट्यूबर्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक मेरा छोटा सा एनालिसिस आपके लिए है और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स यूवी, जहाँ नॉलेज है सुप्रीम। दोस्तों, एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन को हम पहले देखेंगे और उस प्रेजेंटेशन में इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, चलते हैं मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो दोस्तों, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ताकि आपको भी पता चले कि येस बैंक के प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड एनपीए और पीर कंपैरिजन, और फिर बाद में लास्ट में हम चेक करने वाले हैं इस येस बैंक का आउटलुक क्या रहेगा, कैसे रहेगा, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा। तो ये टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसका एनालिसिस आज हम करने वाले। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको सुनने को भी यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न और फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड एनपीए, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस पार्ट को आप बिल्कुल ज़रूर देखिए, काफ़ी आपको सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं मेरे नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। जैसे कि मेरे नेक्स्ट स्लाइड से डिस्क्लेमर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय सेल होल्ड कॉल आपके लिए नहीं है। अगर आप येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपने पोजीशंस को अगर भी आप कुछ सेल करना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं, तो इससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करके ही आप अपना निवेश का, इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस लीजिए, ना कि मेरे वीडियो के देखने के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि येस बैंक में मेरे ऑलरेडी ये स्टॉक मेरे होल्डिंग में भी है और काफ़ी दिनों से मैं येस बैंक की मूवमेंट्स को मैं ट्रैप करते आ रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मैं इस येस बैंक में निवेशित हूँ। ऑनेस्टली मैं आपके साथ ये भी बात शेयर करना चाहूँगा और कैसे किस तरह से मूवमेंट येस बैंक में आए, इन सभी मूवमेंट्स को मैंने इस तरह से देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। तो चलते हैं दोस्तों हमारे अगले स्लाइड्स के ऊपर। तो अगले स्लाइड्स के ऊपर जाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये एनालिसिस हम Screener.in और moneycontrol.com का यूज़ करके ही हम ये करने वाले हैं। तो स्पेशल थैंक्स इन दो वेबसाइट को मैं देना चाहूँगा। तो दोस्तों, चलते हैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैनेजमेंट। इस येस बैंक के मैनेजमेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, येस बैंक का मैनेजमेंट, जैसे कि 5 मार्च को मॉनिटोरियम आरबीआई ने लगा दिया था, उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट को देखने की कोशिश करेंगे। तो मैनेजमेंट कौन कौन है, तो इस देखने के लिए हम moneycontrol.com के ऊपर जाएंगे। हम मैनेजमेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट में अगर देखते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये 2 पोस्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। जो यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है सुनील मेहता, एक बैंकिंग इंडस्ट्री का काफ़ी बड़े नाम है, काफ़ी इन्होंने काम किया है। और उसके बाद जो सबसे मुझे अच्छे लगे उसमें सुनील मेहता जी का एक नाम, प्रशांत कुमार जी का नाम, जिनको 5 मार्च के बाद अपॉइंटमेंट दिया गया था। और उसके बाद एक एडिशनल डायरेक्टर है राम सुब्रमण्यम गांधी। ये 3 पर्सन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं येस बैंक की मैनेजमेंट में। तो इनके बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा कि सुनील मेहता जो पंजाब नेशनल बैंक में एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तरह उन्होंने काम किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि राम सुब्रमण्यम गांधी को, क्या आपको पता है राम सुब्रमण्यम गांधी कौन है? राम सुब्रमण्यम गांधी एक फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं। तो जैसे कि आरबीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक में काफ़ी इंटरफेयर नहीं करती है, पर लेकिन येस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होकर भी आरबीआई ने उसमें वहाँ पर इंटरफेयर किया, ताकि इन्वेस्टर्स के भरोसे को
कायम बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कायम रखा जाए, इसीलिए उन्होंने कुछ स्पेशल अपॉइंटमेंट आरबीआई की तरफ से भी की गई थी, जिसमें राम सुब्रमण्यम गांधी एक है और प्रशांत कुमार। आपको पता है प्रशांत कुमार एक जो 5 मार्च के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेंजेस हो चुके हैं, तो प्रशांत कुमार भी एक वेल नोन पर्सन है बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के। जो प्रशांत कुमार है वो एसबीआई के सीएफओ एंड डेप्यूटी एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। फॉर्मर डेप्यूटी एमडी एंड सीएफओ ऑफ द स्टेट बैंक रह चुके हैं। तो ये बताना चाहूँगा कि प्रशांत कुमार का एक इंटरव्यू जी बिजनेस पे आया था, उसका लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप उस इंटरव्यू को आप देखिए। काफ़ी यूज़फुल इंटरव्यू है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो मैनेजमेंट होती है उनकी जो कॉमेंट्रीज होती हैं वो आपको हमेशा सुनना चाहिए और काफ़ी कुछ आपको उसमें से सीखने को मिलेगा। तो ये 3 पर्सन मुझे काफ़ी यूज़फुल लगते हैं। येस बैंक में गिरावट दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं मेरे नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी यूट्यूबर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में नहीं बता रहा है, या फिर अगर बताया होगा तो मैं उस वीडियो को नहीं देखा। अगर आपके पास है तो बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं कि बहुत सारा एफपीओ आने के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि शेयर होल्डिंग मार्च 20 का, जून 20 का और जुलाई में इनका एक एफपीओ आया था। तो एफपीओ आने की वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास बिल्कुल किसी भी तरह का शेयर्स नहीं रखा है। जैसे कि जुलाई में अब देखते 0% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जून में भी 0% की होल्डिंग है। और उसके बाद अगर देखिए अगर प्लेज भी देखते हो तो प्लेज भी कोई भी शेयर्स रखे नहीं है। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग किसी भी स्टॉक्स में नहीं रहती है तो ये काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता है, पर लेकिन बिल्कुल प्रोमोटर्स की होल्डिंग उस स्टॉक्स में होनी चाहिए, ताकि प्रोमोटर्स डेफिनेटली अपनी जो कंपनीज है उसको सेव करने के लिए काफ़ी ट्राई करते हैं। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से प्रोमोटर्स की होल्डिंग हर एक स्टॉक्स में बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद प्लेज शेयर होल्डिंग्स भी नहीं है काफ़ी। अगर उसके बाद अगर इन्फॉर्मेशन उसके बाद आप एफआईएस की स्टेक्स को देखिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एफआईएस का स्टेक, आप यहाँ पे देखिए दिसंबर 2019 में 15.17% था, फिर मार्च में बिल्कुल भी कम कर दिया उन्होंने, स्टेक्स जस्ट 1.86 रखा है। उसके बाद जून में भी कुछ भी नहीं था, पर लेकिन जैसे ही एफपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है तो एफआईआई का स्टेक देखिए, एफआईआई के स्टेक्स में काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। 1.66% से लेकर 13.72% का इंक्रीज़ जो स्टेक हो चुका है एफआईआई का हो चुका है। इसकी वजह से देखिए जो स्टेक पहले 2 क्वार्टर में जैसे जून क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में कम था, पर लेकिन सडनली एफपीओ के आने के बाद उनका स्टेक बढ़ चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, ताकि आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद देखिए डीआई का स्टेक उसमें क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी देखिए, यहाँ पे जो 5 मार्च को मोरेटोरियम लगाया गया था तो उस समय काफ़ी सारे बैंकिंग्स में यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी थी और येस बैंक को सेव किया था। तो येस बैंक को सेव करने में एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, बंधन बैंक, इनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। पर लेकिन देखिए जैसे ही 5 मार्च को जैसे येस बैंक का स्टॉक काफ़ी गिर चुका था, जैसे कि उसका लो था 5 रुपीज़, इससे लो आया था। तो देखिए उस समय उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी थी और उसके बाद येस बैंक का जो स्टॉक था एक रॉकेट बन गया था और लगभग 87 रुपीज़ तक यहाँ पे गया था। पर लेकिन जैसे ही स्टॉक ऊपर चला गया तो तब बहुत सारे बैंकिंग्स ने अपनी हिस्सेदारी क्या की थी, बेच दी थी। तो उस समय येस बैंक में एक फ्रेश इक्विटीज़ या फ्रेश शेयर्स उन्होंने अलॉट किए थे, बाकी बैंकों को दिए थे उन्होंने, और वो भी उसका प्राइस था ₹10 पर उन्होंने ये शेयर्स उनको दिए थे। पर लेकिन जैसे ही स्टॉक प्राइस ऊपर चढ़ने लगा 87 रुपीज़ तक, तो बहुत सारे बैंक ने ऑलरेडी जो 10 रुपये के ऊपर शेयर्स खरीदे थे येस बैंक के, एक कैपिटल की येस बैंक को ज़रूरत थी, तो वो शेयर्स को उन्होंने क्या कर चुका है, सेल कर चुके हैं काफ़ी ऊपर की प्राइस पर लेकिन बिल्कुल अभी भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा स्टेक बेच चुका है, पर लेकिन अभी भी उनका स्टेक अभी भी है। उसके बाद देखिए
दोस्तों जैसे कि दिसंबर के क्वार्टर में अगर हम देखते हैं कि दिसंबर के क्वार्टर में म्यूचुअल फंड का स्टेक देखिए 5.09% था। बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर आए 0.56%, 0.56% यहाँ पे एक स्टेक था। पर लेकिन एफपीओ के अनाउंसमेंट के बाद, एफपीओ में शेयर्स अलॉटमेंट होने के बाद आप देखिए म्यूचुअल फंड का भी स्टेक्स इसमें बढ़ चुका है। एक काफ़ी अच्छी बात है। जैसे में एफआईआईएस का स्टेक बढ़ रहा है, एफआई का स्टेक बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड का भी स्टेक इसमें क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसके बाद अदर डीआईएस का भी देखिए यहाँ पे स्टेक्स जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। पर लेकिन आपको ये एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि येस बैंक का एफपीओ अलॉटमेंट हुआ था, उसमें येस बैंक के सिर्फ 93% का ही सब्सक्रिप्शन हुआ था। बट लेकिन 93% के सब्सक्रिप्शन में सबसे ज़्यादा अगर कम सब्सक्रिप्शंस था इसमें रिटेल्स का, जो रिटेल्स का सब्सक्रिप्शंस कम रह गया था, तो ये रिटेल्स इन्वेस्टर्स में यहाँ पे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था, उन्होंने अपनी पोजीशंस को कम किया था। तो दोस्तों ये रहा हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको सीखने को शायद मिली होंगी, आशा करता हूँ इस चीज़ के लिए। और ये देखिए थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को मैंने एफपीओ के अलॉटमेंट होने के बाद मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया है, ताकि आप यहाँ से देख सकेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे आप हिस्सेदारी इसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जो जून क्वार्टर में कितनी थी, जो जून क्वार्टर यानी पहले क्वार्टर में कितनी थी, और एफपीओ आने के बाद कितना परसेंट से उन्होंने चेंज किया है। तो ये परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों देखिए एसबीआई की, एसबीआई का स्टेक येस बैंक में देखिए 48.21% था, वो घटकर अभी कितना रहा है, 8.21% रहा है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, इन सभी बैंकों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, सभी इंस्टीट्यूशंस में अपनी हिस्सेदारी उन्होंने क्या किए, बेच दिए। अगर इंश्योरेंस सेक्टर से अगर देखा जाए तो एलआईसी ने यहाँ पे अपना जो स्टेक था 1.64% से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बढ़ाया है, ये काफ़ी अच्छी बात रही। उसके बाद एफआई का भी स्टेक देखिए, यहाँ पे भी एफआई का स्टेक भी यहाँ पे क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। और म्यूचुअल फंड का भी स्टेक क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में येस बैंक में हिस्सेदारी खरीदी थी, उन्होंने जो जून क्वार्टर में येस बैंक को सेव किया था उसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करके, पर लेकिन उन्होंने जैसे ही स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया तो अपनी हिस्सेदारी को क्या कर लिए, बेच दिए। और पर लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि येस बैंक में अभी भी उनकी हिस्सेदारी कुछ परसेंट में बनी वाली है। ओके, तो इस तरह से एक छोटा सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक परसेंटेज का जो स्टेक्स है येस बैंक में वो कितना है, तो एक छोटा सा एनालिसिस है, आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें। हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट्स, आज हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं और एनपीए की सिचुएशंस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों जैसे कि येस बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अगर आपको देखना है एक साथ सभी क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को अगर देखना है तो आपको जाना पड़ेगा screener.in पे। तो दोस्तों इसके screener.in पे आप देखेंगे हर एक क्वार्टर का और हर एक फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट्स को आप क्या कर सकते हो, टैली कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं, हम हर एक क्वार्टर्स के रिजल्ट को हम टैली करने वाले हैं। लास्ट 12 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम क्वार्टर के रिजल्ट्स को हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी जो क्वार्टर हो चुका है तो यहाँ पे आप देखिए नेट प्रॉफिट और एनपीए की सिचुएशंस को स्पेशली क्लोजली इसको चीज़ को ऑब्जर्व करें। जैसे कि आपको दिखाई देगा कि एनपीए और जो नेट प्रॉफिट है वो बिल्कुल जैसे कि कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी सारी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे कि नेट प्रॉफिट देखिए जो पिछले क्वार्टर्स में देखिए, जैसे कि पिछला जो ये दिसंबर क्वार्टर में देखिए, दिसंबर क्वार्टर में सबसे ज़्यादा लॉस इन्होंने डिक्लेयर किया था, जैसे कि नियर अबाउट -18,464 का। उसके बाद फिर बैंक प्रॉफिट में आया है, 2,665 का इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, वो भी मार्च क्वार्टर में जो लास्ट क्वार्टर था। और जैसे कि क्वार्टर 1 में FY21 में उन्होंने देखिए यहाँ पे 34 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में अगर कमी है, पर लेकिन ये एक बात अच्छी है कि बैंक में एटलीस्ट प्रॉफिट टू डिक्लेयर किया है, दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट द बैंक। ओके, सो नेक्स्ट थिंग यू कैन ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एनपीए की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है।
काफ़ी ख़राब सिचुएशन एनपीए की है, क्योंकि यस बैंक ने ऐसे ऐसे कंपनियों को लोन दिए जो काफ़ी उन्होंने डिफ़ॉल्ट किए हैं। जैसे कि उसमें आता है एडीएजी ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी का एडीएजी ग्रुप, उसके बाद आता है जेट एयरवेज, उसके बाद आता है एसएल ग्रुप। ऐसे काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जिनका प्रोफाइल ख़राब है। फिर जैसे कि बहुत सारे ग्रुप्स ने येस बैंक का लोन लिया है पर लेकिन उन्होंने रीपे नहीं किया है, तो ऐसे ऐसे कंपनीज़ ने यहाँ पे लोन दिया है, तो उसकी वजह से इनका एनपीए जो हो चुका है वो बढ़ चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप देखिए पिछले सितंबर क्वार्टर से हम एनपीएस की सिचुएशंस को एनालाइज करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में किस तरह से चेंजेस आ चुके हैं। जैसे कि सितंबर क्वार्टर में 7.39% इनका एनपीए था, उसके बाद 10% था, फिर दिसंबर क्वार्टर में 18.87% होगा और काफ़ी बड़ा लॉस उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। उसके बाद मार्च क्वार्टर में देखिए 16.8% और दिसंबर क्वार्टर में देखिए 17.30% थे। तो एनपी की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, इसीलिए आरबीआई को यहाँ पे क्या करना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ेगा। उसके साथ नेट एनपीए भी देखिए, यहाँ पे भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। जैसे कि सितंबर क्वार्टर में 4.3%, जैसे कि एनपीए क्या होते गए, बढ़ते ही चले गए। जैसे कि हर एक क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि एनपीए की सिचुएशंस कैसी हो गई, बढ़ती ही चली गई। नेट एनपीए भी हो, ग्रॉस एनपीए भी हो, वो दोनों भी एनपीएज में कहाँ यहाँ पे ग्रोथ हुए। तो आने वाले क्वार्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं येस बैंक के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो इन्होंने यहाँ पे लॉसेस डिक्लेयर किए थे, देखिए जैसे इन्होंने मार्च 19 से लॉस डिक्लेयर किया था, उसके बाद थोड़ा सा बैंक प्रॉफिट में आया था और उसके बाद सितंबर 2019 अगर देखेंगे कि अगर बैंक प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पे डेवलप होगा। अगर सितंबर 2020 में अगर बैंक यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पे डेवलप होगा। और दिसंबर क्वार्टर में तो डेफिनेटली बैंक ने इतना सारा लॉस दिसंबर 2019 में पोस्ट किया है, तो आने वाले दिसंबर क्वार्टर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि बैंक क्या रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है। तो दोस्तों इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें। मेरे ख्याल से तो आने वाले क्वार्टर में बैंक शायद थोड़ा बहुत लॉस या फिर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 34 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, हो सकता है लॉस भी डिक्लेयर करे, पर लेकिन जो लॉसेस पिछले कुछ क्वार्टर में, जैसे कि ये वाले क्वार्टर में जो दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने डिक्लेयर किए थे, फॉर एग्जांपल अगर आपको देखा जाए तो ये दिसंबर का जो क्वार्टर था उन्होंने जो 18,564 का एक लॉस डिक्लेयर किया था, उससे तो कम लॉस शायद हमें आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। बट नोबडी नोज़ क्या आने वाले दिनों में बैंक प्रॉफिट डिक्लेयर करता है या इससे भी बड़े लॉस डिक्लेयर कर सकता है, ये हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पर लेकिन वी होप मोर पॉजिटिव द बैंक शुड डिक्लेयर द प्रॉफिट। ओके, सो ये रहा हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट और एनालिसिस, जिसमें हमने नेट प्रॉफिट और एनपीए को देखेंगे। आने वाले 2 क्वार्टर जैसे सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हमें ये देखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में बैंक क्या डिक्लेयर करता है, प्रॉफिट डिक्लेयर करता है या लॉस। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम पीर के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं। येस बैंक का हम कंपैरिजन काफ़ी दूसरे बैंकों के साथ भी हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं, और क्या हमें नज़र आता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि जो बैंक काफ़ी चर्चा में रहते हैं उसके साथ हम कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करने वाले हैं लक्ष्मी विलास बैंक के साथ। जैसे कि यहाँ पे हम टाइप करेंगे लक्ष्मी विलास। देखिए लक्ष्मी विलास बैंक की सिचुएशन, एनपीए की सिचुएशन और येस बैंक की एनपीए की सिचुएशन को आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको क्या दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, चलते हैं हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक, इनकी भी एनपीए देखिए काफ़ी ज़्यादा है, और तो पिछले कई क्वार्टर से ये बैंक के एनपीए काफ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं। हर एक क्वार्टर में इनके एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, पर लेकिन थोड़ा सा पिछले क्वार्टर में इनको रिलीफ मिल चुका है। देखिए उनके भी एनपीए 25% है, और येस बैंक के येस बैंक के एनपीए तो उससे भी कम है या उससे नीचे हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का फिगर देखिए जाए तो 25.40% है, पर लेकिन येस बैंक का एनपीए का फिगर अगर देखते हैं तो उससे कम है, उससे नीचे। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद एक और बैंक के साथ हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए दोनों भी एनपीएज अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें, 9.64% इनका जो लास्ट क्वार्टर था, जून क्वार्टर था, उनमें इनके एनपीए यहाँ पे हमें यहाँ दिखाई देते हैं। और उसके बाद देखिए पिछले वाले क्वार्टर में भी देखिए एनपीए 25.39% इनके एनपीए, और नेट एनपीए 10.04% हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट बैंक है हमारा धनलक्ष्मी बैंक। तो इनके एनपीएस की भी सिचुएशंस मैं आपको दिखाता हूँ, और चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपका धनलक्ष्मी बैंक। देखिए दोस्तों, धनलक्ष्मी बैंक और में भी एनपीए की सिचुएशंस आने इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है इनके पर, लेकिन नेट एनपीए में बढ़ोतरी हो चुकी है। ग्रॉस एनपीए तो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो चुके हैं, पर लेकिन काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो हाई है, पर लेकिन येस बैंक के कंपैरिजन में थोड़े कम है। पर लेकिन नेट एनपीए की सिचुएशन देखिए 21.80% हो चुके हैं इनके नेट एनपीए, तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। पर लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से अगर देखा जाए तो इनके एनपीए, ग्रॉस एनपीए बढ़ते ही जा रहे, और उसके साथ जो नेट एनपीए है तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक रहे। पर लेकिन ये क्वार्टर में उन्होंने काफ़ी सारा जंप हो चुका है नेट एनपीए में, और वो बैंक है द बैंक इज़ दैट धनलक्ष्मी बैंक। पर लेकिन अगर देखा जाए तो येस बैंक का कंपैरिजन धनलक्ष्मी बैंक और लक्ष्मी विलास के बैंक के साथ देखा जाए तो हर एक बैंक का प्रॉब्लम्स अलग है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। पर लेकिन एनपीए की सिचुएशंस को अगर हम देखते हैं तो लक्ष्मी विलास बैंक में येस बैंक से भी ज़्यादा एनपीए हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। पर लेकिन दोस्तों येस बैंक की सिचुएशन कुछ अलग है, उन्होंने फ्रेश इक्विटी इशू किए, एफपीओ लाया है, तो इसकी वजह से उनके प्रॉब्लम्स कुछ अलग है और इन बैंकों के प्रॉब्लम्स अलग है, ताकि आपको याद दिला दूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं येस बैंक के आउटलुक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर येस बैंक के आउटलुक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुझे क्या लगता है येस बैंक के बारे में, मैं आपके साथ मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों जैसे कि येस बैंक का अगर किसी भी स्टॉक के लिए उसका जो मैनेजमेंट होता है वो एक बैकबोन की तरह होता है, और मैनेजमेंट अगर अच्छा रहा तो स्टॉक्स के परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में हम अच्छी रह सकती है, ये हम बोल सकते हैं। बट द स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अच्छी भी परफॉर्मेंस रह सकती है और ख़राब भी परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में येस बैंक की हमें लग सकती है। तो दोस्तों जैसे कि मैनेजमेंट में जैसे आर.एस. गांधी एक डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं, वो हम यहाँ पे मैनेजमेंट पे है। उसके बाद प्रशांत कुमार जो CFO और MD रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो भी यहाँ पे है। उसके बाद सुनील मेहता नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और लास्ट में रवनीत गिल, ये काफ़ी वेल एक्सपीरियंस टीम है येस बैंक के इस मैनेजमेंट की, और काफ़ी बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के बड़े नाम यहाँ पर येस बैंक की मैनेजमेंट में है। तो एक काफ़ी अच्छी टीम यहाँ पर येस बैंक की मैनेजमेंट की है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये FI का दूसरा पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि FI का FPO आने के बाद FI की हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ चुकी है काफ़ी। पहले जो अगर देखा जाए तो 1% थी, तो अभी जो FI की हिस्सेदारी जो हो चुकी है वो 13% तक हो चुकी है। तो काफ़ी सारा चेंजेस यहाँ हमने FIs के हिस्सेदारी में देखा है। म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी मामूली बढ़त हो चुकी है, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी येस बैंक में बढ़ाई है, काफ़ी अच्छी बात रही। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर हम देखते हैं तो बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, इनका भी हिस्सा काफ़ी अच्छा हिस्सा येस बैंक में लगे वाला है।
तो उन्होंने 10 रुपये के इक्विटी पे शेयर्स येस बैंक के खरीदे थे और आज का अगर स्टॉक का प्राइस अगर देखते तो नियर अबाउट 15 रुपीज़ है, तो वो काफ़ी प्रॉफिट में भी है। और इसके पहले उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचकर भी प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया है। तो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी को भी हम अच्छा एक गुड थिंग्स येस बैंक के लिए हम मानते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोविड-19 में अगर देखा जाए तो सिचुएशन में अगर ऐसा ऑब्जर्व ये बैंक काफ़ी आरबीआई के ऑब्जर्वेशन में रहने वाला है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी इसमें पैसा लगा है, तो ये एक ऑब्जर्वेशंस पॉइंट ऑफ व्यू बाकी बैंकों के लिए और आरबीआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आने वाले क्वार्टर में जैसे सितंबर 20 और दिसंबर 20 के क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी लॉस डिक्लेयर किया था, जो पिछले क्वार्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आने वाले क्वार्टर में एक अच्छा खासा बैंक यहाँ पे प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर सकता है या लॉस भी डिक्लेयर कर सकता है, पर लेकिन ये जो क्वार्टर में जो दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने 16,000 रुपीज़ का जो लॉस डिक्लेयर किया था उससे तो कम ही लॉस यहाँ पे बैंक दिखा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे नॉट गुड थिंग्स जो येस बैंक के लिए कुछ काम नहीं करती, वो निगेटिव थिंग्स हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। एफपीओ आने की वजह से और 5 मार्च को जो मोरेटोरियम आरबीआई ने लगाया था उससे काफ़ी सारी इक्विटी इन्होंने इशू की है बाकी बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज़ को। तो इसकी वजह से जो काफ़ी सारा माल अभी मार्केट में बेचने के लिए अभी तैयार है। तो दोस्तों ये एक पॉइंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी अच्छी बात मुझे ये नहीं लगती कि यहाँ पे किसी भी प्रोमोटर का स्टेक यहाँ पे नहीं है। प्रोमोटर की अगर हिस्सेदारी अगर हम देखते हैं तो वो 0% है, 1% की भी हिस्सेदारी ये स्टॉक्स में नहीं है। एक दूसरी बात ये मुझे ख़राब लगती है। तीसरी बात अगर ये देखा जाए तो कोई भी कंपनी अगर मार्केट में अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो उसका रिलेशन कुछ ना कुछ रिलेशन येस बैंक के साथ बिल्कुल होगा, क्योंकि येस बैंक ने जितनी भी सारी कंपनीज़ को लोन दिए उन मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में डिफ़ॉल्ट कर दिया है, जिसमें एडीएजी ग्रुप, जेट एयरवेज और भी ऐसी सारे डीएचएफएल ग्रुप, इन सारी कंपनीज़ की कंडीशंस काफ़ी ख़राब है। अगर आने वाले दिनों में अगर कोई कंपनी और एक डिफ़ॉल्ट करती है तो इसका रिलेशन येस बैंक के साथ ज़रूर हो सकता है। शब्दों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, मैं कहता हूँ ज़रूर हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर यहाँ पे येस बैंक में अपना स्टेक सेल करते हैं दैट इज़ द बैड थिंग, और इसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस जाएंगे क्योंकि इंटेंस सेलिंग फिर से स्टार्ट होगी येस बैंक में। उसके बाद अगर ये देखा जाए तो ये स्टॉक इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं करता है। अगर आप अपने होल्डिंग को अगर बेचते हो, अगर लकीली वहाँ पे अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है तो हम बिल्कुल फंस जाते हैं इसमें। तो दोस्तों ये स्टॉक इंट्राडे के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो अपकमिंग क्वार्टर्स काफ़ी हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। इन क्वार्टर्स को हमें वॉच करना पड़ेगा, स्पेशली जो सितंबर क्वार्टर जो आने वाला है वो एक क्वार्टर, और उसके बाद जो दिसंबर क्वार्टर रहेगा वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वार्टर रहेगा येस बैंक के लिए। अगर येस बैंक अगर प्रॉफिट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देता है तो देन हमारे स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस मेरी तरफ से आपके लिए था। अगर दोस्तों ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल मैथ्स यूई, जहाँ नॉलेज है सुप्रीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।